उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 का बिगुल बज चुका है। सारे राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। हमारे साथ प्रसपा से इंजीनियर अजय कुमार जी, जो कि नौसेना के अधिकारी हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रसपा, जो शिवपाल जी की पार्टी है। इनसे बात करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर प्रसपा की क्या तैयारी है। धन्यवाद और आपके सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। प्रसपा की तैयारी तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से हमारी रथ यात्रा चल रही है, किस तरह से हम गांव शहर सबको एक साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबको अपने साथ जोड़ रहे हैं और जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है उसको देख के आपको लग सकता है कि शिवपाल जी जैसा नेता अगर हम पूरे प्रदेश में देखें तो विपक्ष में कोई ऐसा नेता नहीं है जो उनके कद का हो, जिसको 40-45 साल का एक्सपीरियंस है और अनुभव है और जिसने समाजवादी पार्टी को अपने खून पसीने से खड़ा किया। तो हमारी तैयारियां पूरी तरीके से चल रही हैं। अब समय बताएगा कि क्या होता है। क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप लोग जनता के बीच जाएंगे और जनता आपको पसंद करेगी। देखिए, सबसे पहला तो मुद्दा देखें तो जितने भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे आपका जाति पात धर्म इसको लेके लड़ाई लड़ी जा रही है, जबकि हमारी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। सारी जात के सारे धर्म के और लोग हमारी पार्टी में जुड़े हैं, क्योंकि हम लोग सबसे पहले इससे दूर हैं। दूसरा हमारा जो मुद्दा है, एक महंगाई का मुद्दा है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, सरकार उसको मान लीजिए कि जैसे 110 रुपये तक पेट्रोल, हमारा डीजल पेट्रोल गया और 10 रुपये कम करके वाहवाही लूट रही है, लेकिन वो ये नहीं बताती कि जो पेट्रोल 60-65 रुपये में मिला करता था अभी भी वो 100 रुपये में है। तो महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके बाद हम आते हैं बेरोज़गारी पे। जब बेरोज़गारी की हम लोग बात करते हैं तो बेरोज़गारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। सरकारी डिपार्टमेंट बेचे जा रहे हैं और धीरे धीरे सरकारी नौकरियां ख़त्म करके 10-12 हज़ार रुपए की संविदा पे नौकरी दी जा रही है। हमारे बच्चे क्या करेंगे? क्या वो उस 12,000 रुपये में अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे? वो अपने मकान की किस्तें दे पाएंगे या मकान खरीद पाएंगे या शादी भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? तो जो बेरोज़गारी का मुद्दा है, इससे ध्यान भटकाने के लिए जो विपक्षी पार्टियां हैं, कभी मथुरा का, कभी अयोध्या का, कभी राम मंदिर का मुद्दा ले आते हैं, कभी कहते हैं चाइना हमारे ऊपर अटैक कर देगा। अरे चाइना अटैक करेगा तो हमारी फ़ौज उसके लिए है। फ़ौज हमारे नागरिकों के जो हक़ है वो उसको मिलने चाहिए। आप बड़ी बड़ी तस्वीरें दिखा दे रहे हैं कि सड़कें बन रही हैं, हाईवेज बन रहे हैं, लेकिन मैं गलियों में घूमता हूं, गलियों में गड्ढे एक साल से खुदे हुए हैं, सीवर के गड्ढे खुदे हमारे क्षेत्र में। कब बच्चे उसमें गिर जाएं, कब दुर्घटना हो जाए नहीं पता। लोग बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। तो जो ये कहते हैं विकास उनका कीचड़ में लौट रहा है, विकास उनका गड्ढों में लौट रहा है। गलियों में कोई विकास नहीं है कि हिंदुस्तान की 80% जनता गलियों में रहती है और आप हाईवे दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, हाईवे भी ज़रूरी हैं, लेकिन जहाँ पे जनता रहती है वो भी ज़रूरी है। और उसके बाद इन्होंने कोरोना में कितने लोग मर गए और उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, और वो केवल ये बताने पे तुले हुए हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। और वो जनता के पैसे से, टैक्स के पैसे से बड़ी बड़ी होर्डिंग लगवा रहे हैं, और वो जो पैसा जा रहा है वो जनता की भलाई के लिए ना खर्च करके वो केवल नंबर 1 बताने पे तुले हुए हैं। और नंबर 1 किस बात पे हैं ये नहीं बताते। कहते हैं हमने टीका लगा दिया। अरे परसेंटेज देखिए, हमारे देश में अभी 50% के परसेंटेज नहीं हुई है टीकाकरण की। दूसरे देशों में देखिए वो बहुत आगे आपसे हैं। आप नंबर 1 नहीं है, झूठ बोलना छोड़ दें ये लोग। आपकी पार्टी के मुखिया शिवपाल जी हैं और उनके सगे भतीजे अखिलेश यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं। अभी कुछ दिन पहले, चूंकि आप सेना के अधिकारी हैं और सेना का जवान जो होता है ना, उसका जो राष्ट्र के प्रति जो समर्पण होता है, जो भाव होता है, वो अपने आप में एक अलग होता है, जिसपे किसी तरीके से प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता। क्या जिन्ना से गांधी की तुलना कर देना ये जायज़ है? बिल्कुल जायज़ नहीं है। और ये जो बात की है उसका मैं बिल्कुल पूरी तरीके से, पुरजोर तरीके से उसका विरोध करता हूं। मैं सैनिक हूं। अगर देश के, हम लोगों का कोई जात धर्म नहीं होता, हमारा एक ही धर्म होता है, राष्ट्रीय धर्म। अगर राष्ट्र के खिलाफ चाहे कोई नेता हो, अगर गलत बोलता है तो हम उसकी निंदा करते हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी उसको अपने तरीके से उन्होंने बताया कि जो ये हमारा स्टेटमेंट था ये गलत है और इस तरह के स्टेटमेंट नहीं आने चाहिए। और वो उनकी अपनी पार्टी है, हमारी अपनी पार्टी है, वो क्या स्टेटमेंट देते हैं, अपना किस तरह से नुकसान करते हैं, ये उनके ऊपर है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, आपने कभी नहीं सुना होगा इस तरह के कोई स्टेटमेंट देते हों।
क्या माननीय नेताजी जो मुलायम सिंह यादव जी और शिवपाल सिंह जी के बीच भी कुछ तालमेल अच्छे नहीं बन पा रहे हैं? क्योंकि पार्टी में जाने को लेकर अखिलेश यादव जी बराबर कह रहे हैं कि चाचा को लिया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा, लेकिन हाल वही मंदिर वाला, तारीख नहीं बताएंगे। कब चाचा को भतीजे ले रहे हैं या भतीजे जो है चाचा के पास आ रहा है सम्मान देने के लिए? देखिए, जहाँ तक तालमेल नेताजी के साथ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ है, वो एक बहुत अच्छा तालमेल है। अभी आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा कि अगर सपा जो है, अखिलेश जी हमारे अखिलेश जी जो हैं हमारे के साथ विलय या गठबंधन नहीं करते हैं, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि नेताजी हमारा प्रचार इस चुनाव में करेंगे। तो इसका मतलब तालमेल तो बहुत अच्छा है। अब बात आ जाती है कि हमें अपनी ताकत दिखानी थी, हमने रथ यात्रा से अपनी ताकत दिखाई, और अब जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोल भी दिया कि भाई नेताजी ने 75% काम किया, 25% मैंने काम किया है, तो कम से कम 25% हमें इस जो गठबंधन होगा, जो विलय होगा, हमें उसका हक चाहिए। तो इसका मतलब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि 400 सीट हैं तो कम से कम 100 सीटों पे हमारा हक बनता है, क्योंकि 45 वर्ष उस पार्टी में खून पसीना उन्होंने दिया है। नेताजी पे एक आरोप है, मुलायम सिंह यादव जी पे हमेशा एक आरोप लगता है कि राम मंदिर, जिस समय राम मंदिर विध्वंस के समय में कार सेवकों पर गोली चलाई, और आज क्या परिस्थितियां हैं कि समाजवादी पार्टी, और जो आज आपका दल है वो भी कभी समाजवादी पार्टी था, आने वाले समय में हो सकता है फिर समाजवादी, आज क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई कि राम मंदिर पर मत्था टेकना पड़ गया और ब्राह्मणों को लेकर प्रबुद्ध सम्मेलन करने पड़ गए? जहाँ तक गोली चलाने की बात है, वो तो उस समय की क्या परिस्थितियाँ रही होंगी वो तो हमें नहीं पता। और जहाँ तक हम राम मंदिर की बात करते हैं तो वो एक आस्था का विषय है। हर व्यक्ति अपने घर में पूजा करता है, हर व्यक्ति जो दूसरे धर्म का है वो अपने वहाँ इबादत करता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो राम मंदिर बना है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना, और जहाँ तक बात है कि मंदिर को, मस्जिद को हम राजनीति उस पर करें, तो ये भी एक बहुत गलत बात है। और मत्था टेकना तो हमारा धर्म है, हम हिंदू धर्म से हम लोग हैं। अगर मंदिर में जाना पड़ेगा, अगर हमको कृष्ण के मंदिर में जाना पड़ेगा, हमें राम मंदिर में जाना पड़ेगा, हमें शिव जी के मंदिर में जाना पड़ेगा, हमको तिरुपति में जाना पड़ेगा, तो आस्था को और धर्म को क्या एक ही पार्टी ने उसकी बपौती लिखवा ली है कि हम नहीं जा सकते, वही जा सकते हैं? वही मेरा सवाल ये है, भाजपा का कहना है कि पहले सपा के लोग राम मंदिर का विरोध करते थे, जब सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई लड़ने के बाद हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आ गया हम लोगों की लड़ाई के चलते, और आज राम मंदिर बन रहा है, आज सारे राजनीतिक दल वहाँ मत्था टेकने पहुँच रहे हैं, तो इसको क्या माना जाए? ये श्रद्धा है या ढकोसला? सबसे पहले बात तो मैं कहता हूँ कि कोई भी हिंदू चाहे किसी पार्टी का हो, राम मंदिर का विरोध नहीं कर रहा था। केवल इतना कहा गया था कि जो भी हमारा कानून के दायरे में आता है उसके हिसाब से किया जाए। अगर कोई चीज़ झगड़े की है तो वहाँ पे राजनीतिक पार्टियों को आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए था। इसीलिए वो केस दोनों तरफ के लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, और सुप्रीम कोर्ट में सब ने अपने जो भी सबूत थे रखे, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है, राम मंदिर बनना चाहिए, आस्था का विषय है। क्योंकि जब मंदिर नहीं बना था हम लोग भी अयोध्या जाते थे, हम लोग भी मत्था टेकते थे, आज भी जाते हैं। तो आस्था को धर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन जब कोई झगड़ा होता है, किसी बात का झगड़ा होता है, तो उसको हमें सड़कों पे ना निपटा के, कोर्ट उसके लिए बना है, कोर्ट में होना चाहिए था, वो कोर्ट में हुआ। तो श्रद्धा सब में थी। किसी ने ये नहीं बोला था कि राम मंदिर नहीं बनेगा, ये बोला गया था कि जो कानून सम्मत हो उसी के अंतर्गत ये चीज़ होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में दिल्ली मॉडल ने एंट्री की है आम आदमी पार्टी ने, आपको क्या लगता है दिल्ली मॉडल यूपी में चलेगा? देखिए, हर पार्टी का अपनी अपनी सोच है, अपने अपने एजेंडे हैं, कौन किस तरह से काम करेगा, कौन किस तरह से नहीं करेगा। आज दिल्ली में वहाँ के लोगों ने देखा कि इसके पहले की जो सरकारें थीं, क्योंकि उनकी समस्याएं अलग तरीके की हैं, दिल्ली बहुत बड़ा राज्य नहीं है, उनकी समस्याएं अलग तरीके की हैं। हमारा उत्तर प्रदेश आज यहाँ पे 22 करोड़ लोग रहते हैं, जिसमें कई सारे देश समा जाएँ, तो हमारे तरीके अलग हैं। हम बोल दें कि हम आपको
आपको फ्री में ये दे देंगे, तो कितना दे पाओगे आप? आपके पास उतना बजट नहीं है, उतना पैसा टैक्स नहीं आता, आप कहाँ से देंगे? क्योंकि डेवलपमेंट के लिए भी पैसा लगाना होता है, और जितनी भी सरकारें हैं जो हमारे फ्री में देने की बात करते हैं, ये एक गलत परंपरा है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप किसान को आप पैसा देते हैं, लेकिन वहाँ पे मनरेगा के तहत आप काम कराइए, उनसे मजदूरी कराइए, उनके रोज़गार दीजिए, और तब आप पैसा बांटिए। लेकिन आप फ्री में कब तक बांटते रहेंगे? टैक्स पेयर्स का पैसा जिस तरह से आप बांट रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, और सरकार को इसको रोकना चाहिए। और कई कमेटियां इस बात को बोल चुकी हैं कि फ्री में हमें कुछ नहीं देना चाहिए। देश का संविधान जब लागू हुआ था तो भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि 10 वर्ष तक आरक्षण लागू रहेगा। आरक्षण को लेकर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए या जातिगत आधार पर? देखिए, जातिगत आधार पे आरक्षण चल रहा है, और आर्थिक आधार पे भी आरक्षण की सुविधा दी गई है। तो जब हम लोग आज़ाद हुए थे, उस समय की परिस्थितियां कुछ और थीं। अगर 10 साल के लिए बोला गया था, लेकिन 10 साल में कहा गया था कि भाई इतने लोगों को नौकरियां मिल जाएंगी, और जिनका उत्थान होना था वो हो जाएगा। लेकिन बहुत सारी गलत पॉलिसीज़ रहीं, जिसकी वजह से अगर आप आंकलन करें तो देखेंगे, किसी के घर में एक आईएएस बन गया तो उसके घर में फिर सारे आईएएस पीसीएस बन जाते हैं। तो ये एक गलत परंपरा रही है। हमें कानून में संशोधन करना चाहिए, कानून पास करना चाहिए, क्योंकि जो गिरे हुए लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके उत्थान के लिए हमें काम करना चाहिए। क्योंकि चाहे वो आरक्षण की बात हो, चाहे आर्थिक आरक्षण की बात हो, लेकिन हमें एक चीज़ ये भी देखनी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि हर घर से एक आदमी को सरकारी नौकरी हम देंगे। अगर किसी के घर में एक आदमी आईएएस बन गया है, और उसको अगर क्या कहते हैं हमें उत्थान करना है, उसके बच्चों को करना, अब उसके पास पैसा आ रहा है, पैसा आने से वो अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। तो अगर हम एक परिवार को लेके और एक परिवार में हम केवल आरक्षण देते, तो अब तक पूरा देश इससे कवर हो चुका होता, और हमें आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब आपका कहना है कि सक्षम परिवारों को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। जो गरीब परिवार हैं, जो रियल गरीब हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे खाने पीने, आरक्षण के असली हकदार वही होने चाहिए, ना कि किसी जात धर्म से। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, और इसी के हिसाब से होना भी चाहिए था। और जिस घर में एक बार आरक्षण की सुविधा हो गई है, तो उसको बिल्कुल ओपन कंपटीशन में आके और तब उसको जॉब मिलनी चाहिए। आपकी पार्टी 2022 में अगर अखिलेश जी के साथ नहीं जाती है तो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, अब तो ये समय ही बताएगा, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि अगर किसी से गठबंधन नहीं होता तो हम 403 सीटों के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये भी कहा है कि किसी बड़ी पार्टी से भी हमारा गठबंधन हो सकता है, तो उस समय क्या तालमेल बैठता है, हम उस पर भी बात करेंगे। और 403 पे अगर कुछ नहीं होता तो 403 पे हम लड़ रहे हैं। हमारे साथ थे इंजीनियर अजय कुमार जी, जो प्रसपा के नेता हैं, और इन्होंने बेबाकी से अपनी पार्टी का पक्ष रखा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माई भारत के लिए कैमरा पर्सन संतोष के साथ अरविंद तिवारी, लखनऊ।